हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम आ गए हैं आपके पार्ट टू, एमपी बोर्ड के पार्ट टू में, जहां पे हम पार्ट टू वाले पार्ट को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों को जिस तरह से पार्ट वन पसंद आया है, मैं उस उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट टू भी पसंद आएगा। अगर हम बात करें इसकी पार्ट टू की, तो पार्ट टू में बेटा चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12 एंड 13 एंड 14 इंक्लूडेड है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 से अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 18 मार्क्स के आ रहे हैं। वहीं बात करें चैप्टर 11, 12 एंड 30 से कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 12 मार्क्स के आ रहे हैं। चैप्टर 14 से 7 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे पूरे में देख रहे हो कि किससे आ रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन? 18, 12 एंड 7। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? 18 से आ रहे हैं। मतलब ये तीन कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा। तो हमें फोकस कहाँ पे ज्यादा कर सकते हैं? अपन यहाँ पे कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इसे आपको छोड़ना है, पर अपन ये कह सकते हैं कि अब इससे कम आ रहा है तो इस पे फोकस ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा मैम, इसमें चैप्टर 8 जो की बात है, ठीक है, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसमें रे ऑप्टिक्स में एंड वेव ऑप्टिक्स में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से बनते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उससे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे बात करें अगर रे ऑप्टिक्स की, तो बेटा रे ऑप्टिक्स में अपने आप में एक बहुत बिग चैप्टर है। अगर मैं पूरे एनसीईआरटी की बात करूं, तो मतलब फिजिक्स की बुक की बात करूं, तो जो चैप्टर 9 है ना, वो सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में बेटा आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स में सेक्शंस डिवाइड कर सकते हो। सेक्शंस इन सेंस ऑफ कि आपको पहले स्पेरिकल मिरर पढ़ना है, तो आप पहले मिरर पढ़ लिए। मिरर पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ लिए? लेंस पढ़ लिए। लेंस पढ़ने के बाद आप प्रिज्म पढ़ लिए। प्रिज्म पढ़ने के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसी तरह तो आपके चैप्टर्स डिवाइड है। बस आपको करना क्या है, रे ऑप्टिक्स में आपको क्या करना है कि आप एक काम कर सकते हो कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में जो सबसे टफ डेरिवेशन है, पूरे स्टूडेंट को लगता है, मैं कह सकती हूँ रिस्क ले सकते हो अपन, है ना। अपन को लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है छोटी छोटी चीजों पे। तो मैं कह सकती हूँ कि एक रिस्क ले लो कि एस्ट्रोनॉमिकल और गैलीलियन टेलीस्कोप जो है, आप उसे स्किप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही, आपको अगर इंटरेस्ट है, आप बंद कर पा रहे तो बिल्कुल आप करके जाओ। पर अगर आपसे, जैसे बहुत लोग वीक होते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको, मैं कह रही हूँ कि आप छोड़ दो, क्योंकि एज कम्पेयर टू सिंपल और कंपाउंड वो ईजी है। और सेक्शन में ऐसे आएगा कि आपका एक पार्ट इधर से आएगा और एक पार्ट इधर से आएगा जब आपके क्वेश्चन और करके बनते हैं। तो मैं जस्ट आपको कह सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर हम इस चैप्टर की रे ऑप्टिक्स की, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो बेटा? स्पेरिकल मिरर पढ़ते हो। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में आपके टॉपिक्स होते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें मिरर फॉर्मूला और रिफ्रेक्टिव एंड रिफ्लेक्शन निकालते हैं आप स्पेरिकल सरफेस का। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए, दोनों मिरर के लिए अपन निकालते हैं। वही बात करें लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, इससे भी होते। अच्छा, जनरली लोग ना लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा लेंस फॉर्मूला जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू 1/F=1/V माइनस 1/U। ये क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये कौन सा होता है? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, वही बात करें इसकी लेंस मेकर की, तो 1/F इक्वल्स टू क्या होता है? लेंस मेकर नहीं, मिरर फॉर्मूला की 1/V प्लस 1/U। ये कौन सा होता है? ये मिरर फॉर्मूला। तो इस पे आप थोड़ा सा ना ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, पर कंफ्यूजन नहीं होना है अपन को। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म में ऐसी क्या चीजें हैं कि प्रिज्म में ऐसी चीजें हैं कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हो, जो उसमें आपका है म्यू इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं ए से। ठीक है, फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो प्रिज्म का। फिर उसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मान लो पूछ लिया 2 नंबर में, जनरली 2 नंबर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फिर वही बात करें वेव ऑप्टिक्स में, तो हाइजन प्रिंसिपल हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इससे रिलेटेड बहुत से मतलब थ्योरम्स हैं। यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में आप यंग डबल स्लिट की फ्रिंज विथ निकालते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं बात करें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, आप यहाँ पे रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 12 में आप एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर 3 में न्यूक्लियर। आप एटम्स और न्यूक्लियर बहुत छोटा चैप्टर है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एटम्स और न्यूक्लियर से अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है तो आपको बनना चाहिए।
बात करें सेमीकंडक्टर की, भले ही आप लोग के लिए नया चैप्टर एटम्स और न्यूक्लियर, पर आप ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, एटम्स के बारे में कुछ जानते नहीं, आप कब कब से पढ़ रहे हो एटम, तो बनना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, वही बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीएन जंक्शन, डायोड, रेक्टिफायर, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो बहुत आसान है आपका ये टॉपिक। बट मैं ये कहूंगी कि इस वाले पार्ट पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिए, और इसका मैं शेड्यूशन भी निकाल दी हूँ कि आप सिंपल कंपाउंड कर लीजिए। अगर बाय द वे टेलीस्कोप आ गया था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते टेलीस्कोप आ गया, ठीक है, पर उसके और मेरा बेटा जरूर लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला, ये कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर प्रिज्म वाला टॉपिक दिया रहेगा, वो वाला पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप टेलीस्कोप छोड़ रहे हो तो फिर वो वाला पार्ट नहीं छोड़ना है, और अगर आप टेलीस्कोप नहीं छोड़ रहे हो, है ना, टेलीस्कोप नहीं छोड़ रहे तो फिर आप वहां से एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट मैं ऐसा कहूंगी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपको सभी पढ़ना रहेगा, है ना, समझ रहे हो ना, सभी पढ़ना रहेगा, इसलिए फोकस ऐसा करो कि सब कुछ आ जाए। फिर वही बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो मैंने यही बोला ना, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट का क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, मैं ये भी चीज बोल रही हूँ कि मान लो इसमें से सिंपल कंपाउंड नहीं आया, टेलीस्कोप आ गया, ठीक है, अगर रिस्क ले रहे हो रे ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप वाला, तो मैं ये भी बोलूँ कि वेव ऑप्टिक्स पूरा अच्छे से करके जाना, फिर ये मत सोचा कि यंग डबल स्लिट छोड़ दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिर, और इजी है यंग डबल स्लिट, ठीक है, उसके मैं क्वेश्चंस अगर आपको बड़ी सीरीज कराऊंगी तो वो कराऊंगी, उसकी दिक्कत है नहीं। ठीक है, वही बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, तो आपको रेडिएशन के बारे में पढ़ना बेसिकली, कि गामा रेस के वगैरह वगैरह इसमें दिए हुए हैं, तो ज्यादा टफ ये भी नहीं है चैप्टर। वही बात करें चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में, तो एटम्स और न्यूक्लियाई कुछ है ही नहीं, सेमीकंडक्टर भी ज्यादा टफ नहीं है। बेसिकली ना ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर बेटा, ये कंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड है, कि आपको पता है कि पीएन जंक्शन जो डायोड में कौन सा कंस्ट्रक्शंस है, कैसे कंस्ट्रक्शन है, कैसे वो वर्किंग कर रहा है, तो आप ये कर लग सकते हो, तो ये पूरी थ्योरी चैप्टर है। मतलब अब ना आपका जैसे वेव ऑप्टिक्स खत्म होंगे तो ये एटम्स न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर थोड़ी थ्योरी चैप्टर्स है, तो आपको सर दर्द नहीं होने लगता कि मैम अभी से। बट एक बात मैं बता दे रही, भले यहाँ से ना, मैंने पहले चैप्टर में बताया कि यहाँ से 37 पे आ रहा है, याद रखना, यहाँ से 80 नंबर का आ रहा है, और मैंने वहां पे स्टार्टिंग में 5 यूनिट जो बताई थी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, इससे ना पूरा 16 और 17, मतलब ये 16, 17 एंड 18 ऐसे आ रहा है। तो अगर हम पार्ट 1 के इस पार्ट पे थोड़ा फोकस कर लें, पार्ट 1 के इस पार्ट पे थोड़ा फोकस कर लें, किसमें, 5 चैप्टर में, वहीं पे बात करें तो 18 वाला में भी कर लें, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, एज अ एवरेज स्टूडेंट भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस फोकस क्या करना है कि हम जो भी करें वो अच्छे से करें, ठीक है, हम जो भी करें अच्छे से करें। अब ऐसा नहीं है कि अपन गए एक बार कर लिए, एक बार नहीं, एक बार लगाने से बेटा फिजिक्स की डेरिवेशन नहीं होगी, मैं एक बात बता दे रही हूँ, आपको क्या करना है, आप एक बार मैंने जैसे कराया तो आप उसको करो, देख के करो, फिर उसके बाद आप दोबारा 2 बार भी करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके इस बच्चों को कुछ नहीं करना है, टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है आपको, तो आपको जाके बस देखना है कि आप कैसे क्या करोगे, और उसके बाद उसको नोट डाउन कर लेना है, और खुद से एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, तो क्यों नहीं होगा। बहुत से बच्चों की कंप्लेन आते हैं, मैम हम डेरिवेशंस तो कर लेते हैं पर थ्योरी नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्या थ्योरी में हम अलग से चीजें लिखते हैं, जो हम डायग्राम बोल रहे होते हैं, डायग्राम समझा रहे थे वही तो लिखते हैं, क्यों नहीं बनता है। आप देखो, अगर मैं कहती हूँ अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, तो आपको ऐसा तो नहीं कि अभी से आप इंग्लिश पढ़ के अभी 12th में आके इंग्लिश पढ़ने लगे, नहीं ना, अपन कब से पढ़ रहे होते हैं, पहली दूसरी से अपन इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं, तो अपन को नॉलेज हो जाता है कि हमें कैसा लिखना है, क्या लिखना है। और चैप्टर 12 की जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, अगर उनकी मैं बात करूं, तो उन लोग भी ऐसा नहीं है कि मैडम कैसे लिखे, क्यों नहीं लिख सकते यार। आपको जब मैं बता रही हूँ, अगर मैं बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई टॉपिक बताया, जैसे मैं एक्सेल पोजीशन ही बताऊं, या फिर रे ऑप्टिक्स वाली बताऊं कि ये लेंस है, ठीक है, अगर मैं लेंस फॉर्मूला बताऊंगी, मेरा लेंस है, ठीक है, मान लो ये लेंस है, ठीक है, ठीक है, लेंस है, और इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस घुस रही है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, ये लाइट इंसिडेंट करी और रिफ्लेक्ट करके कहाँ गई, यहाँ पे, मतलब लाइट कहाँ से गई, एयर से डेंसर मतलब ग्लास में गई, मतलब एयर से डेंसर मीडियम में गई, और यहाँ पे क्या करी, एक इमेज फॉर्म बनाई, ये ऑब्जेक्ट ओ हो गई, ये मैं बताई। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक सरफेस के लिए हो गया, मान लो ये जो इमेज बनी है इसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसे ऑब्जेक्ट बनाया I1, और जब इसका इस सरफेस में पड़ा, ठीक है, इसका इस सरफेस पे पड़ा, तो उसकी जो इमेज बनी वो कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई, मतलब I पे बन गई। यही तो आपको लिखना है जो मैंने बोला। अब उसमें ये कंप्लेन करना कि नहीं मैम थ्योरी नहीं हो पाता, क्यों नहीं होता है थ्योरी, होगा, आप कोशिश तो करो, मैंने जो बोला बस आपको अब उसको इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में लिखना है।
ठीक है, और उसके बाद इसका डेरिवेशन सॉल्व कर दो। बेटा अगर मैथ्स को भी ना एक बार करोगे ना कोई सवाल को, तो उसके साथ ना आपको 2-3 क्वेश्चन उसी तरह से लगाने पड़े, तब वो सवाल बनता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे फिजिक्स है बेटा, एक बार अगर कोई डेरिवेशन कर लिया ना, तो उसके बाद आपको 2 बार तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पार्ट 2 में ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। अगर मैं बात करूं लिटरली एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसको पास होना है, मैं तो सीधे बोलती पार्ट 1 पूरा कर लो, पास हो जाओगे, या तो पार्ट 2 कर लो, पूरा पास हो जाओगे, मैं तो यही बोलूंगी। लेकिन अगर अच्छे नंबर तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अच्छे से करो, और जो इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जाएगी उस पर फोकस करो। उस पर फोकस करोगे ना तो क्या होगा कि आपको ना बनने लगेंगी चीजें, बहुत सी चीजें बनने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन करेंगी, नहीं, मैम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। उससे क्या होगा कि आपके एमपी बोर्ड बच्चे 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने हैं, आने हैं। आपका एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही न्यूमेरिकल। तो एमपी बोर्ड वाले जो अभी मतलब ऐसा हो गया है इसी बार, जो आपके सीएम है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, उन्होंने एक रूल निकाल दिया है कि आपका जो एमपी बोर्ड है, पहले ऐसा होता था कि 50% टफ आता था, लेकिन अब इस बार टफ कितना आ रहा है 20%, एवरेज कितना आ रहा है 40%, और इजी कितना आ रहा है 40%, ऐसे करके निकाल दिया। बल्कि ये पहले इसका जो रेशियो रहता था वो रहता था 50%, ऐसा कुछ रहता था। तो जो इस बार जो क्या हो गया है बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप समझ लो कि कैसे आपको करना है। ठीक है, ये आप समझ लो, मैं तो यही चीज बोलूंगी। ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे। और बेसिकली आपको जैसे पार्ट 1 पसंद आया तो उसके लिए थैंक यू। आप पार्ट 2 में भी फोकस करो। पार्ट 2 में भी जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए जा रहे हैं, उस तरह से आप उस तरह से अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बेटा दिसंबर आ चुका है, आज दिसंबर का आई थिंक 5 हो गया है, 5 दिसंबर हो गया है आज। आप आगे मतलब कैसे दिन निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और ठंड के दिन है, ठंड में दिनों बहुत छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, तो रात में तो आप सोते ही होगे, पढ़ाई तो करते नहीं होंगे, है ना। मैम पढ़ाई करते तो नींद आने लगता है, तो नींद ना आए, अब अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ठंड का समय होता है कि इंसान सबसे अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। 7 फरवरी से आपका एमपी बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है, 13 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम है। मैं बार बार बच्चे आप लोगों से कह रही हूँ कि अब फोकस करना स्टार्ट कर दो, वरना एक दिन आज आप लोग हंस रहे हो, एक दिन हम हंसेंगे कि जब हमने बोला था तो आपने। अभी आप लोग को मजाक लगता है, बट मजाक का टाइम खत्म हो चुका है, अब पढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो प्लीज वी वॉच दिस वीडियो, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे मैम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही है, आप बी प्रिपेयर। ठीक है, आप प्रिपेयर करोगे, क्यों नहीं होगा, आप ही कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक लॉ है, मैंने उसकी पोस्ट भी डाली, अगर आप देखना चाहोगे, न्यूटन्स का 3rd लॉ। ठीक है, आप जितना एक्शन करते हो उतना ही आपको रिएक्शन, आप तो उतनी जितनी आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको परिणाम मिलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेहनत तो करो, आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो। देखो न्यूटन्स का 3rd लॉ भी ये बताता है कि आप मेहनत करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत करो। अभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 2 महीने रगड़ के मेहनत कर लोगे, अच्छे से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।